बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वफाकी वज़रा का ये कहना है कि 9 मई को स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग हुई, यानी कि 9 मई को पाकिस्तान में कुछ मखसूस इलाकों और उन मखसूस इलाकों के मखसूस मुकामात पर बहुत सोच समझ कर एक मंसूबा बनाया गया था, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में एक बगावत करवाई जाए और हुकूमत जो है उसको बगावत के ज़रिए इक़्तिदार से बाहर करके इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया जाए। ये बात सिर्फ खुर्रम दस्तगीर खान साहब नहीं कह रहे, यही बात एहसन इकबाल भी कह रहे हैं और यही बात राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं। और अब शायद कल और परसों से इस बारे में कुछ मज़ीद वो दावे भी सामने लेके आएंगे। और साथ ही साथ आपने देखा है कि आज तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे रहनुमा जिन्होंने पिछले दिनों ये ऐलान किया था कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं या वो सियासत छोड़ रहे हैं, आज अचानक वो दोबारा नमूदार हुए। उनको अडयाला जेल रावलपिंडी ले जाया गया, वहाँ पे उनकी तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई और बहुत लंबी मुलाकात हुई। और उसके बाद बाहर आके उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले नहीं कर सकते और इनकी अपोजिशन हम जारी रखेंगे। तो क्या इमरान खान को तहरीक इंसाफ से माइनस करने की बाकायदा कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और इनके हतमी नताइज कब तक सामने आएंगे? गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, जो कि जजेस के कॉन्डक्ट पर एक खुसूसी 5 रुकनी कमेटी के चेयरमैन हैं। मैंने सही कहा जी? जनाब शुएब शाहीन साहब, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और हाफिज़ एहसन अहमद साहब, जो कि माहिर कानून हैं और बहुत अहम मामलात पे आर्टिकल्स लिखते हैं। उनका एक आर्टिकल शाया हुआ है सिविलियंस अंडर मिलिट्री लॉ, इस पे भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कि ये जो कुछ लोगों की मुलाकातें करवाई गई हैं अडयाला जेल जाके, और मैं ज़रा सुन लें अगर आपने नहीं सुना कि वो फवाद चौधरी साहब फरमा क्या रहे हैं। 25 करोड़ आवाम को आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। हमने आज जो पीटीआई की साबिका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है। हमें इंशाअल्लाह ताला जो सोल्यूशंस हैं वो निकालने हैं। फवाद चौधरी साहब ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हमारी आज पीटीआई की साबका लीडरशिप से बात हुई, साबका लीडरशिप, और हम सलूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, क्या हम ये समझें कि अब इमरान खान को पीटीआई से माइनस कर दिया जाएगा और इसी साल 2023 में इलेक्शन हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है वो अभी उसके बारे में हम यही तवक्को कर रहे हैं जो हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि इंतखाबात इकट्ठे हों और कौमी असम्बली जब अपनी मुद्दत ख़त्म करती है तो उसी के साथ जो आइनी मुद्दत है इलेक्शन कराने की, उसके साथ ही सूबाई इलेक्शन हो। तो गालिबन शायद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये ही जो होंगे। सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा, मतलब जो लग रहा है कि जो हालात हैं, अगर अपनी असम्बली मुद्दत पूरी कर जाती है अगस्त में तो सितंबर अक्टूबर, तो मेरे ख्याल से ये हालात लग रहे हैं। तो इलेक्शंस का तो मैं ये देख रहा हूँ, मेरा ये ख्याल है। और आगे अगर कोई हालात इस तरह के पैदा होते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाती है और उसकी भी गुंजाइश मौजूद है, हत्ता कि वो मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती होगी कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो और एक्सटेंशन असम्बली उसकी तरफ जाए, क्योंकि बेहतर हल यही है कि अगर हम जल्दी इंतखाबात की तरफ जाएँ, मुल्क की भी सबकी बेहतरी भी इसी में होगी। और जो तहरीक इंसाफ ने जो तबाही इस मुल्क में की है, अब इस मुल्क की जो ज़ख्मों जो रिकवरी का प्रोसेस है वो बड़ा ज़रूरी है। और रिकवरी का प्रोसेस जो है वो जमहूरी अमल जो है उसको आगे ले जा के ही रिकवरी का प्रोसेस जो है वो मुमकिन होगा। उसके बीच में जो शरपसंद अनासर हैं या जो ऐसे अनासर हैं वो तो वैसे ही बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, मैं तो ये हमेशा से कहता हूँ कि इमरान खान अपने वज़न से ख़ुद गिरा है और तहरीक इंसाफ भी अपने वज़न से ख़ुद गिरी है। तो अब वो प्रोसेस में ऐसे लोग जो कि वायलेंस को सपोर्ट करते हैं उनको तो उस प्रोसेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सुलझे हुए लोगों का प्रोसेस है। ये कोई जत्थे का तो प्रोसेस नहीं है कि आप जत्था ला के पार्लियामेंट में बिठा दें और जत्थे से कहें पाकिस्तान को चलाए। जत्थागिरी अब इस मुल्क में नहीं चलेगी, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। शुएब शाहीन साहब, ये एक टेक्निकल सा सवाल है, कानूनी सवाल है कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा हम सियासत भी छोड़ रहे हैं,
तो वो अडयाला जेल में 3 घंटे तक शाह महमूद कुरैशी साहब से किस कानून के तहत मुलाकात कर सकते हैं? अगर मैंने करनी हो मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब से, मैं 3 घंटे की मुलाकात कर सकता हूँ? मैं तो नहीं कर सकता, बीइंग एन एडवोकेट भी, आप भी नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ मुलाकातें भी शेड्यूल्ड होती हैं, वो भी किसी के कहने पे होती हैं। ये जो पार्टियाँ छोड़ी जाती हैं, सियासत छोड़ी जाती है, वो भी किसी के कहने पे छोड़ी जाती है। या प्रेशर है, या फाइलें दिखाई जाती हैं, या फिर वारदात होती है कि जब पार्टियाँ बदलती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जो उसके 40 के करीब सीईसी के मेंबर थे, 38 छोड़ गए थे, सिर्फ 2 बाकी बचे थे। तो जिस तरह आपने शेख मुजीब को गद्दार डिक्लेयर किया, मुल्क आधा गंवा दिया, फ़ातिमा जिन्ना को आपने गद्दार डिक्लेयर किया, मुशर्रफ के ज़माने में, ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में आपने मोहम्मद ख़ान जुनेजो का तजर्बा किया, दरियाफ्त करके लाए, फिर उनके बतन से PMLN को पैदा किया, फिर PMLN के बतन से PMLQ को पैदा किया, फिर जब उससे भी काम नहीं चला तो आपने पेट्रियाट्स का एक तजर्बा किया, मलगूबा बनाया और उसके ज़रिए 5 साल आपने भुगताए। और जब अवामी लीडरशिप सामने आई, वो सब हवा में उड़ गए। देखें, बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम 75 साल से वही ड्रामा रिपीट कर रहे हैं जो माजी में था। आज मैं अपने ईमान से कहता हूँ, फेडरेशन की वाहिद अलामत है इमरान खान। उसको अगर आप माइनस करेंगे, जो मिडिल क्लास, गरीब तबका, आम आदमी है, वो फ्रस्ट्रेटेड होगा इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। एक सवाल है कि ठीक है, ये आपका एक मौक़िफ़ है, लेकिन जो 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, उन 9 मई के वाक़यात को के जो अफेक्टीज़ हैं, जो उससे अफेक्ट होने वाला जो पाकिस्तान का एक अहम इदारा है, उसकी यादाश्त से आप 9 मई के वाक़यात, वो जलाओ घिराओ, उसको कैसे मिटाएंगे आप? हामिद मीर साहब, 9 मई को पहला आगाज़ कहाँ से हुआ? बदकिस्मती है हमारी, मीडिया भी कंट्रोल्ड है, मुझे बदकिस्मती से माजरत के साथ कहना पड़ता है, और तमाम इदारे कंट्रोल्ड हैं, या हमारी PDM की जमातें हावी हुई हैं। मुझे बताएं 9 मई का आगाज़ कहाँ से हुआ? सुबह इमरान खान ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा और उसके बाद आपने छोड़ना नहीं है। कानून के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ का उसने हमेशा बात की है। मुझे ये बताएं, 9 मई को जिस दिन आपने रेंजर्स के ज़रिए हमला कराया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तोड़ा गया, जजेस के गेट को तोड़ के अंदर आया गया, CCTV फुटेजेस और तमाम इंस्टॉलेशन लेकर गए, जजेस के अमले को निशाना बनाया तशद्दुद का। इमरान खान को पहले ही पता था कि रेंजर्स ये करेगी, क्योंकि सुबह उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई इन्फॉर्मेशन उनको होगी। अच्छा। लेकिन दूसरा मुझे बताएं, वकीलों के सर फड़े गए, और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। निज़ाम इंसाफ, जो कि अदलिया पिलर ऑफ द स्टेट है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो एक एग्जेक्टिव का 1 ऑफ द ब्रांच है ना, पिलर ऑफ द स्टेट पे हमला हुआ, उसको एक बंदा कोई बोलने को तैयार नहीं, वहां से स्टार्ट हुआ। क्या 98 में PMLN ने जो हमला किया था सुप्रीम कोर्ट में फिजिकली, क्या वो निज़ाम इंसाफ पे ये अटैक नहीं था? उसके नतीजे में लोग जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था ना। तो अब जिन्होंने ये रात को 9 मई को वाक़या किया, उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग हो रही है। अगर हमला किया है 100 बंदे ने, 200 ने, 400 ने, आपने 10,000 बंदा पकड़ के बच्चियों को, बंदों को, लड़कों को इबरत का निशान बना रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ हैं। ये क्या बुनियादी इंसानी हुकूक हमारे मुल्क के मुअत्तल हैं? क्या हमने सिविलियन मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया है? ये शुड नॉट बी द वे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये आपको इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उस वक्त भी बोलना चाहिए था, जब आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतें बना के तो सिविलियंस का ट्रायल किया जा रहा था। मैं अभी उसको बात नहीं, हमने उसकी मुखालफत की थी। कब की थी? सुने, हमारे जो ग्रुप के लीडर हैं, हामिद खान साहब वकील थे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की। उस वक्त 2015 में पहले आइन में तरमीम हुई 2/3 मेजोरिटी के साथ। तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने, जब रजा रब्बानी ने रोते हुए वोट दिया था, आपको याद होगा, तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने वोट दिया, आइन में तरमीम की, हम उसके मुखालिफ थे। हमने खुल के उसकी मुखालफत की, हमने हामिद खान साहब के साथ खड़े होकर उसमें पेश भी हुए। उसमें मेजॉरिटी व्यू से उन्होंने कहा, हामिद खान साहब के साथ जो सलूक किया PTI की गवर्नमेंट ने, वो तो आपको पता ही है, गलत किया। हम तो आज भी उनके साथ थे, उस वक्त भी उनके साथ खड़े थे। अच्छा, हम तो उस कैंप का हिस्सा हैं कि जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जहां सिविलियंस के साथ इस तरह का सलूक होगा, और वो 2/3 अमेंडमेंट के साथ हुआ था, वो भी उन लोगों के साथ हुआ जो दहशतगर्दी थे, लेकिन वो गलत था। हम उसके भी खिलाफ थे। कंफ्यूज कर रहे हैं। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत अदालतें बनी थी, उसके अलावा मेरे पास पूरी लिस्ट है। उसके अलावा आर्मी एक्ट के तहत अदालतें बना के अदरीस खटक को सजा दी गई, हसन अस्करी को सजा दी गई। 2 साल के लिए एक्सटेंशन हुई थी उसकी। नहीं, गलत कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। उसकी तो ये आर्मी एक्ट के तहत सजाएं मिली है। गलत है ना, मैं तो कहता हूं एप्लीकेबल नहीं है। आर्मी एक्ट 1952
और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, 23 इन दो कवानीन के तहत सिविलियंस के को सजाएं दी गई। मैं गलत उसकी है। बात कर रहा हूँ। मैं उसकी अब वो मजम्मत उसका करता हूँ, जिक्र उस वक्त की आपने भी किया और जी, आज भी। आपने अपने आर्टिकल में किया जी, ठीक है, ये जो आपका आर्टिकल है सिविलियन अंडर मिलिट्री लॉ। अच्छा, इसमें आपने बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के भी जो कवानीन है उनका भी जिक्र किया, लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात है, आपने लिखी है कि अकॉर्डिंग टू द आर्मी एक्ट द रूल्स ऑफ द एविडेंस इन प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट मार्शल्स आर द सेम एज दोज ऑब्जर्व्ड बाय द रेगुलर civilian courts. In addition, it is undisputed that according to Article 10A of the 1973 Constitution, every person has the fundamental right to a fair trial. मुझे ये बताएं कि क्या अगर फ़र्ज़ करें कि किसी सिविलियन को सज़ा दे दी जाती है तो क्या उसके पास अपील का इख्तियार है? वैसे मैं थोड़ा सा पहले इसकी हिस्ट्री पे आऊँगा, फिर मैं आपका इसका जवाब भी दे देता हूँ कि 1952 का जो मिलिट्री एक्ट है उसको रिपील किया गया था, जो 1911 का मिलिट्री एक्ट था जो अंग्रेज़ दौर के अंदर था, 1952 में बना। फिर 1953 के अंदर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का एक्ट आया, फिर 1961 के अंदर पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस उसके अंदर आया। 1967 तक ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री एक्ट है 52 वाला, उसके अंदर सिविलियंस को ट्राई करने की कोई प्रोविजंस मौजूद नहीं थी। 67 के अंदर दो ऑर्डिनेंसेस आए, एक ऑर्डिनेंस नंबर 3 था, एक 4 था, और 3 के अंदर ये कहा गया कि जिसके अंदर सेक्शन 2 को अमेंड किया गया कि ऐसा शख्स जो है वो जिसके ऊपर मिलिट्री एक्ट अप्लाई नहीं करता, अगर वो कोई जुर्म करता है और वो जुर्म जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंदर आएगा तो उसे मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई किया जा सकता है। और दूसरा सेक्शन 59 जो मिलिट्री एक्ट का है उसके अंदर ये कहा गया कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट है बीइंग अ स्पेशल लॉ। ये अमेंडमेंट्स जो थी वो 1968 के अंदर पहली दफ़ा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज की गई, उसको पेशावर हाई कोर्ट ने वैलिडेट किया। फिर उसके बाद ये मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गया, लाहौर हाई कोर्ट ने इस लेजिस्लेशन को वैलिडेट किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया आर्टिकल 185(3) के अंदर कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूँकि एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इशू है इसके ऊपर डिसाइड करे। सुप्रीम कोर्ट ने 1975 के अंदर पहली दफ़ा जो है मिलिट्री एक्ट को और 67 का जो लॉ था उसको डिफ़ाइन किया और 4 चीज़ें उन्होंने तय की। नंबर 1 उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो ट्रायल होता है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं है। नंबर 2 उसके अंदर उन्होंने ये होल्ड किया कि ये जो 67 का लॉ है ये वैलिडेट और पार्लियामेंट जो है उसकी कॉम्पिटेंसी है कि उस लॉ को लेजिस्लेट कर लिया जाए। और तीसरा उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर इसके अंदर अपील प्रोवाइडेड नहीं है तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन मौजूद है। अब मिलिट्री कोर्ट के अंदर आप किसी को ट्रायल करते हैं जो फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल उसके अंदर है, उसको एक कर्नल और 2 मेजर सुनते हैं, उसकी अपील जो है एक ब्रिगेडियर सुनते हैं, उसके आगे अपील प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको होल्ड किया हुआ है कि आर्टिकल 199 के अंदर इसको आप कर सकते हैं। अब 75 की जो जजमेंट है उसको 2007 के अंदर भी डिस्कस किया, होल्ड किया गया। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फिर उसके बाद ये है कि 2015 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आई और मिलिट्री एक्ट को भी अमेंड किया गया। और फिर उसके बाद जो है जिसका ये जिक्र कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वाली जजमेंट, उसके अंदर 11 जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जो है वो फेवरेबल किया और कहा कि ये पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी है और इस लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं किया। फिर उसके बाद 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। जरा सवाल के जवाब पे आ जाना कि अपील कहाँ हो सकती है? अपील जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है अंडर द मिलिट्री एक्ट। सिर्फ अपील प्रोवाइडेड है कि आप एक ब्रिगेडियर के पास कर सकते हैं और आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कंटिन्यूसली इसको कहा है कि क्योंकि वहाँ अपील प्रोवाइडेड नहीं है तो 4 चीज़ों के ऊपर मिलिट्री ट्रायल को है वो चैलेंज किया जा सकता है। एक कोरम नॉन जुडिस के ऊपर, एक जुरिस्डिक्शन ना हो और एक मेला फाइडे हो, और चौथा ड्यू प्रोसेस जो उसको फॉलो न किया जाए। यानी प्रैक्टिकली कोई अपील नहीं है, ब्रिगेडियर सुनेगा, आप उसमें सिर्फ अगर उसको अख्तियार नहीं था तो उस हद तक आप तो चैलेंज मैं कर सकते हैं, रो तो रहा कुछ भी नहीं हूं होना। कि इमरान खान साहब अपने दौर में अगर इस पे स्टैंड लेते और ये हर और ये उसकी वजह में मेरी बात सुने ना, अर्ज सुन ले मेरी मुअद्दबाना। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, खत की कॉपी मेरे पास है। लतीफ़ आफरीदी साहब ने बीइंग प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इमरान खान को ख़त लिखा कि ये अदरीस खटक को एक मिलिट्री कोर्ट ने प्रोसिक्यूट किया है और अपील का इख्तियार भी नहीं है, तो ये आप इसमें बराए करम कुछ नोटिस लें।
कोई जवाब नहीं दिया गया। ये हर दौर के अंदर लेकिन हुआ है पहली और बात तो पिछले ये दौर है- के एक अंदर मिनट 20 ऐसे केसेस से 20 नहीं 24 जो मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्रायल किए, उसका 2015 की अमेंडमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। इसी तरह पीपल्स पार्टी के लेकिन दौर आमिर के अंदर साहब, मैं है, कहता हूं इसी कि तरह अगर माजी में PMLN गलत दौर के हुआ है, अंदर है। आज क्या एक मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी को कार्नर करने के लिए क्या मिलिट्री कोर्ट का अच्छा, सहारा अब लिया? मेरा अगर सवाल एक आपसे- इंडिविजुअल गलती हुई है, एक मिनट जरा उसका बारी मतलब बारी ये है बोले कि अगर। पाकिस्तान को इस अब तरह मेरा छोड़ सवाल है के- आपसे कि इसमें जो मिलिट्री कोर्ट बनती है वो सिविलियन गवर्नमेंट की अप्रूवल से बनती है, जैसा कि आपकी हुकूमत की काबीना ने अप्रूवल दी। पिछले दौर में इमरान खान साहब की हुकूमत की अप्रूवल से वो आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट बनी। तो ये आपके ख्याल में ये जो एक आर्गूमेंट दे रहे हैं शुएब शाहीन साहब कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि ये एक आपके लिए एक सियासी मसला है ये? देखिए बात सुने, हर एक पाकिस्तान का जो दस्तूर है ना, उसने हर अदारे का अपना अपना एक सिस्टम बनाया हुआ, उसके नीचे दस्तूर के नीचे हम सारी कानून साजी करते हैं। अब मेरे भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, मैं अगर जाके सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में जाऊंगा तो ज़ाहिर है मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी वो होगी और मुझे प्रोसिक्यूट उसके मुताबिक ही किया जाएगा। मैं अगर वहाँ पे तोड़ फोड़ करता हूँ, मुझे एक समझ नहीं आ रही कि हमारे पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, वकला और ऐसा तबका जिनको गलत और ठीक का फ़र्क बहुत साफ ज़ाहिर मालूम है, वो ऐसे एक्ट को क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं जो कि ये कर रहा है कि वो मिलिट्री की इंस्टॉलेशन पे हमलावर होता है। राजा और साहब, वो हम कहते हैं justify नहीं कि करते, नहीं आप मेरी हम बात condemn करते नहीं नहीं आप मेरी बात खत्म होने देना। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ कि आप अभी कंडेम कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। कि मेरा यही मैं कहने का मकसद था कि देखिए आप जाके कोर कमांडर हाउस में घुस जाते हैं जिसके ऊपर इंडिया का ख्वाब था, तालिबान का ख्वाब था, पाकिस्तान के दुश्मन लोगों का ख्वाब था कि हमने कोर कमांडर हाउस लाहौर में कब्जा करना है जब हमने वाघा बॉर्डर क्रॉस करना है। अब वहां पर जाके जो लोग हमला कर रहे हैं, आप कह रहे नहीं जी उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको आज बताता हूं, जब नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुए, हमारे पास दो ऑप्शंस थी। क्या हम अपना जुलूस सीधा फोर्ट्रेस स्टेडियम के पास से गुजारते और उधर से कोर कमांडर हाउस से सीधा माल रोड से होके जाते, और या हम अपने जुलूस को ये एरिया बचा के ऊपर से जाते। ये हमें भी पता था कि मॉब को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम एक सियासी जमात है ना, आपको तो वो नामूसे रसालत वाला माल रोड का वाक़या याद है जिसमें ज़हीम कादरी और पाक मुस्लिम लीग नून के काफ़ी लोगों के ऊपर FIR होगी, तो गालिबन मुशर्रफ साहब का दौर था। आप मॉब को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक तरफ ये है। अब हम उन लोगों को क्यों डिफेंड करें जो पाकिस्तान की ऐसी इंस्टॉलेशन पे कल को न्यूक्लियर जाके उधर जाके चश्मा पे अटैक कर दे, हम कहें जी मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ट्रायल होना चाहिए। कोई उधर जाके घुस जाए आपके न्यूक्लियर किसी और इंस्टॉलेशन पे, कोई आपके किसी और बेड अच्छा, इसमें एक और बात है, हम कहें जी नहीं होना चाहिए। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। शुएब शाहीन साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडरशिप, आपका एक व्यू है, अगर ये इतनी मकबूल लीडरशिप है तो ये सिर्फ 50,000 बंदा पुरअमन तौर पे इकट्ठा करके कहीं मुजाहरा क्यों नहीं करती? क्या वजह है कि वो 300-400 लोग हैं जाके वो आग लगा देते हैं? 50,000 बंदे ना 25 मई को पिछले साल इकट्ठे हुए, ना 26 नवंबर को इकट्ठे हुए, ना ही इस दफ़ा। अगर 50,000 का एक पुरअमन एक क्राउड हो तो जो उसका प्रेशर है वो ज़्यादा है या 400 बंदे का जराओ गिलाओ वो ज़्यादा प्रेशर है? देखिए, मैं कहता हूँ 50 लाख भी हो, जलाओ घराओ को तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। हमारे मुल्क के अपनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, गलत हुआ है। हम ये कहते हैं जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, हम तो उसकी मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए था। खा वो किसी की एक गाड़ी हो, खा वो जिना हाउस हो, खा वो कोर कमांडर हाउस हो, किसी एक जगह पे भी जो हमला है वो गलत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी कहता है नहीं, उसका ज्यादा इम्पैक्ट आता है अगर पुरअमन तौर पर समेत के जी मकबूल तरीन लीडर, तो वो मकबूल तरीन लीडर के लिए 50,000 का एक पुरअमन क्राउड कहीं पे इकट्ठा क्यों नहीं होता? मीर साहब, अगर वो मकबूल तरीन लीडर ना होता ना तो ये अगले ही दिन इलेक्शन करा लेते। आज भी अगर ये उनसे डर इनको ना होता तो आज तो इनके बकौल पार्टी टूट फूट का शिकार है ना। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कह रहे हैं ना अब 14 जून को इनको कहें 14 जून को करा दें। नहीं, पार्टी इनके बकौल सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर में भी इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है अक्टूबर में भी हम नहीं डेट दे सकते। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि क्यों कह रहे हैं? जब आपके साथ हामिद मीर साहब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी था, मैंने आपके साथ मुकाबला कर लिया था, गलती से मैं उस पर माजरत खा हूँ। मैंने कहा मैं पटिशन फाइल करूँगा और ये 90 डेज में हर हाल में इलेक्शन होगा
और आपने कोई थोड़ा सा सस्पिशन का और शक का इजहार किया था, और मैंने बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी फोर्स के साथ आइन को सामने रख के पढ़ के कहा था आज़ाद अदलिया यहाँ मौजूद है, ये 90 डेज़ में इलेक्शन कराऊंगा। मैंने कहा मैं बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द बार आपसे वादा करके जा रहा हूँ, और वो मैं नाकाम हुआ। पटिशन पे तो फैसले आए, अदलिया ने फैसले किए। आज जो सूरत हाल है, ये बेआइन मुल्क है। देखें, आइन के मुताबिक आपने 90 डेज़ में इलेक्शन कराने हैं, तो नहीं ना आज हुए। नहीं हुए ना। आप जीत गए, मैं हार गया, आइन हार गया। मैं नहीं जीता, चले ना जो जीतने वाले थे, मैं जीता ना आप हारे। जो ये जीत जीतने गए। वाले थे वो सामने बैठे। जीत मैं गए। इनको आज कहता हूं, इनके बकौल आज पार्टी तितर बितर का शिकार है ना। पार्टी में आपने जितना लोगों को निकालना था निकाल दिया, पता नहीं 100 या तो कह रहे हैं ना अब सितंबर अक्टूबर में आज इलेक्शन हो 14 जाएगा। जून को इलेक्शन करा दें, जून के आखिरी हफ्ते करा दें, 2 सूबों में उन्होंने करा वो दें, कह आपकी दिया। आप हुकूमत आ बताइए जाएगी, इसका आपको जवाब। फायदा होगा। इसका जवाब। देखिए जी, मैं एक वो तो पॉपुलर अब नहीं रहा, बकौल इनके। पहली तो बात यह कि हमारा वही मौकफ है कि दोनों इलेक्शंस इकट्ठे होने चाहिए, और जब कौमी असम्बली अपनी मुद्दत खत्म करेगी उसके बाद बेशक 3 महीने में इलेक्शंस कराएं, आइन 2 क्या महीने में कहता है? कराएं। देखिए, हम तो अपनी बात करें कौमी असम्बली की, और दूसरी बात यह है कि आप इलेक्शन कमीशन को इस पूरे, आप आइन क्या कहता है, आइन तो ये भी कहता है कि जजेस के साथ जो वो 3-4 जजेस और 2-3 के जो फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट में हशर नशर हुआ है, और जिस तरीके से वहाँ पर कुछ जजेस की राय को किस तरीके से बलडोज किया गया। क्या देखिए, अगर मैं नहीं, जजेस को आप साइड पे कर दें। अगर मैं क्या आइन नहीं कहता कि 90 डेज में इलेक्शन कराएं? देखिए, अगर इतना बड़ा इशू था और आप एक पाकिस्तान की अवाम का इतना बड़ा, शुएब भाई, तो शुएब भाई, आइन ये भी तो कहता है कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन ना कराया जाए, केपीके का भी हुक्म मौजूद है ना, यक्कुम मई का। वो कौन बैठे हुए हैं? गवर्नर साहब केपीके के। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं केपीके में हुक्म नहीं था सर, उनका हुक्म यक्कुम मार्च का पढ़े, पैरा नंबर 13 और 14 में लिखा हुआ है कि ही हैज ब्रीच्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक लग ये रहा है कि हुकूमत का ये ख्याल है कि शायद अगले 2 महीने में कुछ बहुत अहम अदालती फैसले हो जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन का माहौल साजगार हो जाएगा। क्या ये हमारी रीडिंग दुरुस्त है या गलत है? इस पे बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हाफिज एहसन साहब, ये बताएं कि यह अब एक जजेस के कंडक्ट पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है जिसके रंजा साहब सरबराह हैं। एक और भी कमेटी बनाई गई थी भूतानी साहब की सरबराही में, उस पर स्टे दे दिया गया है। क्या पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो जजों के कंडक्ट पे कमेटियां बनाए? मीर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़े क्लियर रोल्स डिफाइन है। एग्जेक्टिव का भी रोल डिफाइन है, जुडिशरी का भी रोल डिफाइंड है, और पार्लियामेंट का भी रोल डिफाइन है। और उसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि किसी कोर्ट की जजमेंट और जज का जो कॉन्डक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 67-68 आर्टिकल है, उसके अंदर ये है कि आप उसको पार्लियामेंट के अंदर डिबेट नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि अब पिछले 1 साल से जो सिलसिला चल रहा है वो टिट फॉर टैट वाला चल रहा है कि जिसके अंदर अगर एक साइड को स्टैंस लेती है तो दूसरी साइड जो है वो चलती है। और ये पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अब अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है कि किस तरह हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जुडिशरी के मुतालिक बात करते हैं, और किस तरह जुडिशरी जो है कि अगर जेन्युइन ग्रीवेंसेस उनके पास आते हैं कि बेंच की कॉम्पोजिशन के ऊपर या फुल कोर्ट के ऊपर या उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के ऊपर, उनको फुल कोर्ट के ज़रिए एड्रेस किया जाए। और ये हमारे लॉयर्स की भी डिमांड थी और अभी तक है कि पाकिस्तान के अंदर जो सुपीरियर कोर्ट्स की एलिवेशन का प्रोसेस है जजेस का, वो ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, पब्लिक हेयरिंग के ज़रिए आना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो लिटिगेशन की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी अपील प्रोवाइडेड की जानी चाहिए। उसके बेंच की कॉम्पोजिशन इस तरह की होनी चाहिए कि कोई उसकी उंगली ना उठाए। चूँकि 184(3) ने इस मुल्क के कई प्राइम मिनिस्टर जो है इस 184(3) ने उठाए हैं, और 184(3) सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मुतल्लिक है कि एक आम आदमी जो है उसके राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको किया है तो पार्लियामेंट अब जो भी कर रही है, बावजूद इस चीज़ के कि पार्लियामेंट की वो कॉम्पिटेंसी के अंदर वो लेजिस्लेटिव मैंडेट या कॉम्पिटेंसी नहीं आती, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एक्ट है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पार है कि आर्टिकल 191 के अंदर कि वो अपनी चीज़ें जो है वो रेगुलेट करे, चाहे बेंच की कॉम्पोजिशन है, चाहे 184(3) के अंदर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि अपील प्रोवाइडेड की जाए, उसको इन्होंने उसके अंदर किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं पिछले अप्रैल से अंदर, वो सारी अनप्रेसिडेंटेड हैं, लॉफुल नहीं है, और इसके अंदर किसी भी साइड के ऊपर, चाहे हमारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैक नहीं है कि जब पिछले प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली को डिसॉल्व किया
और वो आर्टिकल 5 के ऊपर किया है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है कि कासिम सूरी ने उसको डिफ़ाइन किया और फवाद चौधरी की एक स्टेटमेंट के ऊपर पूरा इस तरह किया जी। फिर उसके बाद ये कहे कि गवर्नर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को जो है वो मानता नहीं है। फिर गवर्नर्स के इशू आए, फिर वोट ऑफ ट्रस्ट पंजाब के अंदर आया, फिर 63 आया। तो ये सारी की सारा जो क्योस कॉन्स्टिट्यूशन आया है, इसको अब किसी न किसी तरीके पे एंड पे जाना चाहिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ये जो आप जिस कमेटी के सरबराह हैं, तो ये जो आइन के 2 आर्टिकल्स का जिक्र कर रहे हैं हाफिज साहब, उनकी रोशनी में आप जजेस के कंडक्ट पर पार्लियामेंट की कोई कमेटी बना के तो उसकी सरबराही कर सकते हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि मेरे भाई ने मेरे ख्याल से आर्टिकल 209 नहीं पढ़ा, शायद पढ़ा भी होगा, शायद जेन में ना आ रहा हो सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या है, उसके बीच में अगर कोई जज एब्सेंट हो या कोई उसका और वजह हो जिसकी वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सदर समझे कि ये इनकेपेबल है अपने काम करने से, और या कोई एनी अदर कॉज है जिसमें मिसकॉन्डक्ट वगैरह है, तो उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसेस गिवन है हटाया जा सकता है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक उसका आर्टिकल जो है, जो 209 का क्लॉज 5 है, वो कहता है इफ़ ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, तो वी आर गोइंग टू एक्ट एज अ सोर्स। हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर मिसकॉन्डक्ट इन्होंने किया है एज अ सोर्स टू, और हम अपना रेफरेंस बना पार्लियामेंट का जिक्र है नहीं, हम सोर्स है ना, पार्लियामेंट कोई भी हो सकता है, एनीवन। हमने सदर को भेजना है ना, हम सदर को, सदर ने प्रोसेस करना है, उसने आगे से करना है, हम सदर को भेज देंगे। आज तो एक चीफ जस्टिस ने मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है उस पर कार्रवाई शुरू कर दिया। तो चीफ जस्टिस ने तो एक काम शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस साहब तो कर रहे हैं ना, हम तो, आप चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ करना चाह रहे हैं। देखिए, हम तो एक नहीं, हमारे पास जो मैंडेट है वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब का नहीं है, वो मैनी जजेस का है। उसमें नॉट सिंगल जज है, उसमें काफ़ी जजेस जो हैं, काफ़ी नहीं 3 हैं, मतलब जितने भी, हमें उस पर कोई नंबर नहीं है कि हमने 1 के भेजना है, हमने 2 का भेजना है, हमने 3 का भेजना है। हमने सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करना। आपके ख्याल में आज जो चीफ जस्टिस साहब ने कार्रवाई शुरू कर दिया है मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ, अच्छा किया अगर वो कर रहे हैं, मैं इसको नहीं कहता कि तो देखिए अच्छा हो गया ना? वो तो अच्छा है, लॉ को अपना कोर्स लेना चाहिए। काफ़ी अरसे से इस पर भी इशू बना हुआ था कि चीफ जस्टिस साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। अब चीफ जस्टिस साहब का या किसी भी जज के बारे में हमारी आज एक पहली मीटिंग हुई है, जिसके बीच में हमने कहा कि हमने वो इन्फॉर्मेशन जो पार्लियामेंट के बीच में हमने एक डिबेट, और पार्लियामेंट ने ये व्यू फॉर्म किया है कि जो कॉन्डक्ट है वो बाइस्ड है पूरे पार्लियामेंट ने, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने पूरी पार्लियामेंट तो नहीं है ना, जो हमारी जो मतलब हमारी नेशनल असेंबली है, जो हमारी सेनेट है, कई जगहों पे सेनेट भी बैठी है, 100 से ज़्यादा सीटें खाली हैं, कई लेजिस्लेशन वो अपनी एज ऑफ देयर ओन चॉइस बैठी, इस पे कोई कदगन नहीं है कि नहीं हो या हो। लेकिन उन्होंने जब ये कहा तो उसके बाद हमने वो जो कॉन्डक्ट है उनका उसको रेगुलेट करेंगे। अच्छा, अब शुएब शाहीन साहब, ये जो इनकी कमेटी जो है वो जो काम कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन है। देखें, 2 चीज़ों को ये मिक्सअप कर रहे हैं। 3 हमारे पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड द जुडिशरी। जुडिशरी का अगर कोई मिसकंडक्ट होगा, ओनली फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत। बल्कि आर्टिकल 211 ये कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शनल हुई हैं 2 केसेस, इफ्तिखार चौधरी साहब वाला और काजी फाइसा साहब वाला, उसकी भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। लेकिन कंडक्ट ये अब लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव मिल के एक काम कर रहे हैं। अगर किसी जज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स करनी हो तो आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज सकता है, जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी एविडेंस है वो भेज दें, और इंक्वायरी करना, कंडक्ट कर उनके बारे में रिकमेंडेशन देना, ये उनका काम है। वो भी सज़ा व जज़ा नहीं देंगे, वो रिकमेंडेशन अगर खिलाफ आएंगी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे, प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा, अगर नहीं होगी तो उसको ख़त्म कर देंगे। अब आते हैं लेजिस्लेचर का काम क्या है। लेजिस्लेचर को पाबंदी लगाई गई है आर्टिकल 68 के तहत कि ये जज के कंडक्ट को डिस्कस भी नहीं कर सकते। ये जो कमेटी होती है ये सब लेजिस्लेटिव एक्शंस के लिए होती है, कि यानी जो डोमेन ऑफ लेजिस्लेटिव का है उसके कोई फंक्शंस इनको दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये एग्जेक्टिव का काम भी नहीं है। अच्छा, अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं भेजना, कोई भी शख्स कंप्लेंट फाइल कर सकता है विद एविडेंस, इन्फॉर्मेशन है, सोर्स है, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो भेज दें। पूरी पार्लियामान विद फुल सारे मिलके भी ये कहें कि हम इस जज को हटा रहे हैं, तब भी नहीं हटा सकते जब तक 2
209 को चेंज कर दें कि जी आज के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इदारा हमने वो खत्म कर इलेक्शन दिया, के बाद हो सकता है, वो इलेक्शन के बाद हो सकता है, उससे एक पहले नहीं हो ब्रेक के सकता। बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। हाफिज हसन साहब, ये बताएं कि ये जो अब मुकदमे चलेंगे जिनको हम मिलिट्री कोर्ट्स कहते हैं, लेकिन वो आर्मी एक्ट के तहत बनाई गई अदालतें हैं, तो उसमें आर्मी एक्ट 1952 के अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत भी मुकदमे चल रहे हैं। अब जो इसमें चार्ज की जो नौयत है, इल्ज़ाम की जो नौयत है, मुकदमा जो बनाया जा रहा है, वो तो साफ हमें नज़र आ रहा है कि 9 मई को एक बहुत बगावत का मुनज़्ज़म मनसूबा था। इसमें जिस किसी पे भी इल्ज़ाम लग रहा है और सबूत मौजूद है, उसको मैक्सिमम कितनी सज़ा मिल सकती है? मीर साहब, इस तरह है कि आर्मी एक्ट बुनियादी तौर पे जो है वो मिलिट्री के लोगों के लिए ही है, लेकिन उसके अंदर जो 67 की एक्सेप्शंस आई और आज तक जो चल रही है, उसके अंदर जो प्रोवाइज़ो प्रोवाइडेड किया गया है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो पाकिस्तान के तमाम शहरियों पे अप्लाई करता है और पाकिस्तान के तमाम जो सरकारी ओहदे जिन्होंने रखे हैं या हैं उन पे वो अप्लाई करता है। अब ये है कि जितने लोगों पे भी अब चार्ज हो रहा है उसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर वो चार्ज होगा, और उसके अंदर ये है कि जो उसका सेक्शन 2 है उसके अंदर आएगा, और उस सेक्शन 2 की जुरिस्डिक्शन जो है वो मिलिट्री एक्ट के अंदर दी गई है, और सेक्शन 3 के अंदर जो है इसकी सज़ा जो है वो 3 से 14 साल की हद तक जो है वो वेरी करती है, कि वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और 14 तो साल अगर की किसी इसकी ने सज़ा सिर्फ होती है। नारे लगाए हैं और अंदर घुस गया, कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस गया है और तोड़फोड़ नहीं की, तो 3 साल, और जो तोड़फोड़ कर रहा है उसको 14 साल। ये डिपेंडिंग अपॉन द एविडेंस है, और उस एविडेंस के ऊपर जो है वो किस तरह जो और जो मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है उस पर जो मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है उस चीज़ के अंदर, उसकी जो अटेस्टेशन ऑफ एविडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, कि पहले आप इस चीज़ को साबित करें कि उसका उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर या उसकी सारी जो प्रोसेस उसके अंदर ताल्लुक़ है, और उसके अंदर जाके फिर आपका 109 भी पीपीसी उसके अंदर आएगा, और फिर सर्टेन ऑफेंसेस जो और पाकिस्तान पिनल कोड के हैं जो 77 की एक्ट के अमेंडमेंट जो आई थी 52 के अंदर, उसके अंदर शामिल किए गए हैं, तो वो अगर उस चीज़ के अंदर आता है तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और फिर मिलिट्री एक्ट के अंदर उसको ट्राई किया जा सकता है। अच्छा, अब रजा साहब ये बताएं कि ये तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश कर दी गई है, यानी कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि इमरान खान को माइनस भी किया जाएगा, साथ ही साथ वो अपनी पार्टी के लोगों को ये भी सहारा दे रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी अगर इलेक्शन होगा तो PTI ही को अक्सरियत मिलेगी। देखिए, एक तो ये प्रोपोगंडा है, और शहबाज गिल साहब पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पे तबसरा करने की मेरे ख्याल से उनकी कोई कैफियत नहीं होगी, कि उनको पता नहीं है कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अपने लोगों को जो इस तरह पार्टी को तेज़ी से छोड़ रहे हैं, एक सेकंड ऑप्शन देने के बारे में सोचा जा रहा हो कि लोग पार्टी को ना छोड़ें, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हर जगह के ऊपर अब लोग कतई तौर पे PTI से हट चुके हैं। कुछ शहर हैं जहाँ पर कोई इस तरह का वोट बैंक होगा तो कैंडिडेट्स इलेक्टेबल्स देखेंगे, लेकिन क्योंकि मैं इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स को देखता हूँ ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में तो ये बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे। शहरों की हद तक ये रहेंगे, शहरों में भी डिपेंड करता है कि जिन शहरों में शहरों में भी ये डिपेंड करता है शुएब शाहीन साहब कि जो आदमी जिसके बारे में मसल जिस तरह के फवाद चौधरी साहब हैं, जिस तरह के इमरान इस्माइल साहब हैं, इन्होंने तो ऐलान कर दिया जी कि हमने तहरीक इंसाफ छोड़ दिया। ये लोग अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे लेके आते हैं बतौर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के, तो शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान साहब के फॉलोअर्स वोट देंगे? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो फिर पार्टी नहीं छोड़ी ना। असद उमर ने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन उसने ओहदे छोड़े हैं। असद उमर की कल की स्टेटमेंट है कि वोट से इमरान खान चौधरी ने तो पार्टी भी छोड़ दी और कहा सियासत भी छोड़ दी। अब वो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे ला रहे हैं तो क्या शाह महमूद कुरैशी पर PTI वाले एतबार करेंगे? देखिए, माइनस इमरान खान किसी का वोट नहीं है, इमरान खान का वोट है। इमरान के पास हर हल्के में, आज मेरी बल्कि उनके केस में मुलाकात हुई, मैंने इसमें सवाल किया, उसने कहा पूरे पंजाब से जिनको मैंने टिकटें दी थी सिर्फ 12 बंदे हैं। इमरान खान साहब ने कहा 12 बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ टिकट वापस करने की बात की है या पार्टी छोड़ी है, जिसके 12 बंदे टोटल, और हर हल्के में 7 से 8 कैंडिडेट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं, और वो मुस्तकिल आ रहे हैं इनके पास, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। वो जिस पे हाथ रखेंगे वो इलेक्शन जीतेगा। कहना चाहूँगा मीर साहब, चूँकि पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल डिसफंक्शनल और बैठ गया है,
तो इसका वे फॉरवर्ड भी यही है इन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल होंगे कि इनको फेयर ट्रायल देना चाहिए, इनको राइट ऑफ चॉइस ऑफ देयर काउंसिल होना चाहिए, मैं कहता और हूं इनके military जो courts होने रिलेटिव्स नहीं और चाहिए। रिलेटिव्स जो है Civilian उनको भी के मौका बहुत मिले। बहुत इस शुक्रिया, तरह का ट्रायल नहीं होना बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात आने वाले 2-3 महीने में बेहतर हो जाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।